ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ब्रांच नई दिल्ली व दिल्ली मंडल द्वारा बाबा साहब की 132वीं जयंती राजधानी कॉम्प्लेक्स के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभुजल मिश्रा सीनियर CDO रहे। साथ ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, नई दिल्ली डिपो इंचार्ज राठौर जी, ट्रेन ड्यूटी इंचार्ज भरत सिंह, सतपाल जी SSC, कमलजीत, हरिओम NRMU से, किशन स्वरूप, RC मीना, मंडल अध्यक्ष महेश कुमार आदि सम्मिलित हुए व बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही मंच के माध्यम से अपने अपने विचार बाबा साहब के जीवन परिचय पर इन अतिथियों ने रखे। शाखा अध्यक्ष रजनी, शाखा सचिव संजीव कुमार, शाखा कैशियर चित्रा मीना आदि द्वारा आए हुए अतिथियों को मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस आयोजन में बॉबी, चंद्रशेखर, अशोक कुमार, विनोद कामली, धर्मेंद्र, निक्की, आजाद सिंह आदि भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज। माननीय यूनियन के सारे रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर सुपरवाइजर्स, नई दिल्ली के हमारे परिवारजन, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और बाकी सभी साथी, आज हम लोग अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। तो मैं अपने दो शब्द बस यही रखना चाहूँगा कि हम लोग बाबा जी की तरह इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रिटन वर्ड है उसकी ताकत को पहचाने, कलम की ताकत को पहचाने। जब भी कोई भीषण आपत्ति आ पड़े तो उससे लड़ने का मादा रखें और खुद को कभी किसी से कम ना आके। बाबा जी जो इस देश के लिए कर गए, संविधान में जो संशोधन कर गए, संविधान का जो एक रूप दे गए हमें, उसी के चलते आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, निर्भीक होकर के काम कर पा रहे हैं, घर परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं। वो सपना रखने के लिए, वो विजन रखने के लिए उनको मेरा सलाम। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी भी बातें सुनी होंगी बाबा जी के बारे में, तो उससे ये चीज़ हम लोग याद रखें कि निर्भीक होकर के ही आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। विपत्ति आ पाए, भीषण परिस्थिति आ जाए, झुकना नहीं है, सर उठा करके जीते चलना। जय हिंद। उसी समय हमारी एसोसिएशन के आह्वान पर लगभग 5 लाख रुपए उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो इसलिए मैं निजामुद्दीन के तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे कर्मचारी भाइयों बहनों और ख़ास करके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे संजीव जी, रजनीवाला जी और उनके सभी साथी। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस मनाने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। यूँ तो 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया। अब पूरे अप्रैल इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे महापुरुष थे, बाकी जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जन्मदिन
जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन पूरे महीने इस देश और दुनिया में मनाया जाता है। वो ऐसे महापुरुष पैदा हुए थे। जिस समय उनका जन्म हुआ किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर के इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, जितनी भी डिग्रियां हो सकती हैं सारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अर्जित की। बचपन में उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया, बड़ी मुश्किल से उनका दाखिला हुआ। उन्होंने अपनी कठिन मेहनत और कठोर परिश्रम से प्राइमरी की एजुकेशन हासिल की, मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट किया और महाराजा बड़ौदा के सहयोग राशि से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद विदेश में अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए किया, पीएचडी किया और भी कई डिग्रियां हासिल की। उनकी एजुकेशन से मन नहीं भरा, इच्छा पूरी नहीं हुई। वो अमेरिका से ही लंदन चले गए और लंदन जाने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस से बीएससी की, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से भारत लॉ किया। जर्मनी भी गए, जर्मनी में भी उन्होंने एजुकेशन ली। यानी कि जितनी एजुकेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास थी, दुनिया और इस देश के अंदर आज तक किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी। और जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण उन्होंने पूरी लगन से सारी एजुकेशन हासिल की। विवाह के बाद उनकी चार संतानें उनके आंखों के सामने खत्म हो गई। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डिगे नहीं। वो अपने संकल्प पर अडिग रहे और वो संकल्प जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ौदा के अंदर लिया था कि जब महाराजा बड़ौदा ने उनको स्कॉलरशिप दिया तो इस शर्त पर दिया था कि आप वापस पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी रियासत में आर्मी में सेक्रेटरी के पद पर काम करेंगे। वो वापस आए, बड़ौदा गए, बहुत खुश थे कि मेरे पास इतनी एजुकेशन है, लोग मेरा सम्मान करेंगे, लोग मेरी बात सुनेंगे। लेकिन उसके विपरीत हुआ। महाराजा बड़ौदा के यहाँ इतने बड़े पद पे होते हुए भी उनको अपमानित किया गया। चपरासी फाइल फेंक के दिया करता था, आम गिलास से पानी नहीं पी सकते थे, अधिकारियों के क्लब में नहीं जा सकते थे। यानी कि बड़ौदा में उनको रहने की भी जगह नहीं मिली। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और दुख हुआ। उस समय उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद किसी की गुलामी नहीं करूंगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा और अपना बाकी जीवन दलितों, वंचितों, शोषितों, मजदूरों, महिलाओं और उन दबे कुचलों के लिए करूंगा कि जिनको आज सम्मान से वंचित रखा गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के बारे में की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब रजनीवाला बोल रही थी तो इतनी जानकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इतना अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक एक चीज कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को आधुनिक भारत बनाने के लिए
जो संविधान प्रस्तुत किया उसके बारे में भी चर्चा की। अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ा करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। आज सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, आज अगर आप सम्मान पा रहे हैं, आज अगर आप काम को निश्चित घंटे मिले हुए हैं, आपको अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मिला हुआ है, आज आपको ट्रेड यूनियन एक्ट मिला हुआ है, आज अगर आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात है, या आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से RBI का जो लेन देन है उसकी बात है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अकेले की देन है। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस देश के अंदर संविधान बनाने का मौका मिला, तो बहुत सारे इस देश के अंदर महापुरुष थे, सबने प्रयास किया कि संविधान की संरचना ये करेगा वो करेगा, लेकिन कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था। महात्मा गांधी ने स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रपोज किया और कहा कि आपके देश के अंदर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मौजूद है, डॉक्टर अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ 7 आदमी और थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। उन 7 आदमियों में से किसी की मृत्यु हो गई, कोई समय नहीं दे पाया, कोई विदेश में रहा, कोई अस्वस्थ होने के कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सहयोग नहीं कर पाया। अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तमाम देशों के संविधान का अध्ययन किया और इस देश का संविधान बना करके 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस देश को सौंप दिया। और जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सौंपा, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो बुरे से बुरा संविधान अच्छा साबित होगा। और यही कारण है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मात्र अनुसूचित जाति जनजाति या दलित वर्ग को नहीं सम्मान मिला, इस देश की बहुसंख्यक महिलाओं को सम्मान मिला, इस देश के मजदूर वर्ग को सम्मान मिला, इस देश के हर उस इंसान को सम्मान मिला जिसकी संकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। आज अगर हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, आज अगर हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज अगर हमें हमारी महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलने की बात है, आज हमारी महिलाओं को विधवा होने के बाद में पुनर्विवाह करने का अधिकार है, आज हमारी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, आज हमारी बेटियों को पढ़ने का अधिकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार हम लोगों को दिलाए। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में की जा सकती हैं, क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फॉरेन के अंदर विदेश में पढ़ रहे थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिस तरीके से राजा महाराजा रजवाड़ों के बच्चे विदेश में पढ़ते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराजा बड़ौदा की स्कॉलरशिप पे विदेश गए थे। उस स्कॉलरशिप में से उन्हें घर के खर्चे के लिए भी भेजना पड़ता था, अपनी पढ़ाई भी करते थे, रहने की जगह के लिए किराया भी चाहिए था और खाना खाने के लिए पैसा भी चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अंग्रेज महिला के घर में रहे और वहाँ नाश्ता या खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाते थे कि वो महंगा पड़ता था, और सुबह का जो नाश्ता सैंडविच होती थी वो लाइब्रेरी में ले जा करके दिन में लंच करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाश्ता भी नहीं करते थे, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। एक बार उनको अपनी थीसिस लिखने के लिए
एक बुक की जरूरत पड़ी जो लॉर्ड कर्जन की बुक थी। उसमें जो भिन्न भिन्न जातियां हैं, उन जातियों के आधार पर अलग अलग आर्मी में बटालियन बननी थी। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में वो किताब बुक सेलर के यहाँ दिखाई दे गई। उनको बड़ी खुशी हुई, वो किताब उन्होंने खरीद ली और खरीदने के बाद जो पैसा उनकी जेब में था उस किताब वाले को दे दिया। और जब वो होटल में खाना खाने गए और बैठ गए टेबल पर, भोजन की थाली उनके सामने आई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि मेरे पास जितना पैसा था वो तो मैंने किताब खरीदने में दे दिया। उन्होंने होटल के बॉय को धन्यवाद किया और माफी मांगते हुए कहा कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस किताब के लिए, जिस किताब के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी थीसिस पूरी की, उस थीसिस को लिखने के लिए, जिसके लिए आज ये देश खड़ा हुआ है, आज ये देश आपका जो नींव पड़ी हुई है उस थीसिस के आधार पर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उस किताब के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 दिन खाना नहीं खाया था और अपना भूखे रह करके वो थीसिस पूरी की थी वो किताब पढ़ने के बाद। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने जब वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, इस देश के बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, शोषित, वंचितों के बात करने के लिए, उस समय उनके पुत्र का देहांत हो गया। उसका नाम राजरत्न था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत विचलित हुए। बाबा साहब की जो मिसिस भीमाबाई, माता भीमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आप जाइए, आपके जितने भी यहाँ इस देश में बहुत सारे राजरत्न हैं जिनको आपको नई दिशा दिखानी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब रोते बिलखते अपने परिवार को चले गए और उन्होंने उस समय कसम खाई थी कि मेरा एक आज राजरत्न मरा है, मैं इस देश में ऐसा काम करूंगा कि सारे रत्न पैदा होंगे। जो आज जितने रत्न हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, उन्होंने आम जनता को बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने आम जनता को बैठने का, कपड़े पहनने का अधिकार दिया। नहीं तो जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था उस समय एक बहुसंख्यक समाज की बच्चियां, बेटियां, महिलाएं आम रास्ते से गोटेदार साड़ियां पहन के नहीं जा सकती थी। आम रास्ते से बहुसंख्यक समाज गुजर नहीं सकता था। अगर वो गुजरेगा तो नीम अपवित्र, जमीन अपवित्र हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी विद्वता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर इन तमाम लोगों को सम्मान दिलाया। आज अगर हमें पानी पीने को पानी मिल रहा है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। हे बाबा तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद कि तूने हमें अच्छा पानी पीने का अधिकार दिलवाया। आज हमारे गले में से हाड़ी उतार करके टाई पहनने का अधिकार दिलाया। हमें धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हे बाबा भीमराव अंबेडकर तूने हमें टाई पहनने का अधिकार दिलाया, मेरे गले से हाड़ी उतार दी। आज हमारी बहन बेटियों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया। एक बार अगर घर में सुबह उठें और अपने ऑफिस जाए या घर के काम की शुरुआत करें तो आपको बाबा साहब के सामने खड़े होकर के धन्यवाद देना चाहिए कि हे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार दिलाया, मुझे पढ़ने का अधिकार दिलाया, मुझे नौकरी करने का अधिकार दिलाया और इस समाज में अच्छे से अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपकी देन है। दोस्तों, मजदूरों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मिलों में, कोयला खदानों में जो हमारी बहन बेटियां काम किया करती थी, उनके कोई कार्य के घंटे निश्चित नहीं थे। बहुत सारे आंदोलन विदेशों में भी चल रहे थे,
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनने का, लेबर सदस्य बनने का, तो उन्होंने कार्य के घंटे निश्चित कराए, उन्होंने महिलाओं को प्रसूति लाभ दिलवाया, तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का लाभ दिलवाया। उन्होंने जो काम हमारे मजदूर वर्ग के लिए किया, और आज जो हम लोग जितने भी सुविधाएं हम किसी भी सरकारी नौकरी में ले रहे हैं, ये उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार कर दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय प्रबंधन के साथ या प्रशासन के साथ बैठ करके, कोई भी मजदूर संगठन बात नहीं कर सकता था, हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, कोई ऐसा तंत्र नहीं था कि जिससे मजदूर और मालिक के बीच कोई वार्तालाप हो सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया, और उन्होंने उस समय हमें हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया। उन्होंने संघर्ष किया, मजदूरों के हित की बात उन्होंने वायसराय की काउंसिल में रखी, तब ट्रेड यूनियन एक्ट बना। और ट्रेड यूनियन एक्ट आज जो काम कर रहा है, हम सब लोगों को धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोगों को जो ट्रेड यूनियन एक्ट दिया है, जो हम मजदूरों की लड़ाई लड़ सकते हैं, मजदूरों के सम्मान की हम बात प्रबंधन के साथ कर सकते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आज हमारे बहुत सारे मजदूर संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम को, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। उन संगठनों के साथ हम भी हैं, पहले भी हमने हर मंच से आह्वान किया है, और आज भी हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि जो मजदूरों के हक की लड़ाई जो संगठन करेगा, उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग साथ चलेंगे। जो संगठन, जो ट्रेड यूनियन नई पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएगी, और उसका आंदोलन जिस तरीके से भी होगा, उस आंदोलन में हमारी पूरी भूमिका रहेगी और उसका समर्थन करेंगे हम लोग। हम उस ट्रेड यूनियन का भी सपोर्ट करेंगे जो प्राइवेटाइजेशन को खत्म करने का काम करेगा, जो आउटसोर्सेज को बंद करने का काम करेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना थी कि इस देश के तमाम शोषित, वंचित, जिन लोगों को सदियों से अधिकारों से वंचित रखा गया, उन लोगों को पूना पैक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन दिलवाया। और आज हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो नौकरी में हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, आप लोगों को शुक्रिया करना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिस अंबेडकर ने इतनी लगन और कड़ी मेहनत के साथ एक समझौता पूना पैक्ट कराया और हम लोगों को नौकरी करने का अधिकार दिलवाया, रिप्रेजेंटेशन दिलवाया। वरना हमारे इस देश में कोई औकात नहीं थी कि हम चपरासी भी अपनी काबिलियत से बन जाते। आज अगर हम अधिकारी भी बने हुए हैं, चपरासी भी कर्मचारी बने हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। धीरे धीरे उस आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कोई भी संगठन अगर इन अधिकारों को वापस लाने का काम कर रहा है, तो हमें उसके साथ ईमानदारी से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारा समय हो गया, बहुत सारी चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर सकते हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके साथ की हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना ट्रेड यूनियन के, NRMU के, URMU के जो भी पदाधिकारी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं खास करके जो हमारे डिपो के इंचार्ज हैं, जो डिपो के अधिकारी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर अपने वक्तव्य रखा। मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस इंतजामिया कमेटी जिन्होंने आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में सीनियर CDO साहब भी आए हुए हैं, समय
पूरा हो चुका है। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।